नमस्कार, जियोपॉलिटिकल तमाशा के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम दो मेजर डेवलपमेंट्स के ऊपर बात करेंगे जो इस वीक में हुई हैं। एक तो ये है कि जो यूएई के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद, वो इंडिया में आए हुए थे विजिट के लिए। और दूसरा ये है कि नॉर्थ ईस्ट सीरिया में जहाँ पर एसडीएफ जो कि सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, जो कि रूल कर रही थी 2015 से उस एरिया को, उन्होंने सरेंडर कर दिया है वहाँ पर मोहम्मद अल शर्रा की आर्म फोर्सेस के आगे, जो अभी सीरिया मेजोरिटी ऑफ द सीरिया को रूल कर रहे हैं। तो आज इन दो इवेंट्स को बात करेंगे और ये कहाँ रिलेटेड हैं, क्योंकि मोहम्मद अल शर्रा के जो मेन बैकर हैं वो टर्किश हैं। तो टर्की और इंडिया की राइवलरी काफ़ी फेमस है जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर, उसको भी समझेंगे। और ये जो एसडीएफ के साथ हुआ है नॉर्थ ईस्ट सीरिया में, इसको जोड़ के देखा जा रहा है मोहम्मद बिन जायद की जो विजिट हुई है अभी इंडिया में, वो कैसे रिलेटेड है, इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो ये ऑपरेशन हुआ है एसडीएफ के अगेंस्ट, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के अगेंस्ट, इस ऑपरेशन को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। और सीरिया में क्या जियोपॉलिटिकल क्या लैंडस्केप है सिविल वॉर जब से चली हुई है तब से। तो जब से सीरिया में सिविल वॉर स्टार्ट हुई थी असाद के अगेंस्ट, तो वहाँ पर कंट्री पूरा अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड हो गया था। कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पर आईसिस का कंट्रोल हो गया था, कुछ एरिया में नुसरा फ्रंट जिसको अलकायदा इन सीरिया बोलते हैं उसका कंट्रोल हो गया था, कुछ जगह पे रेवोल्यूशनरीज जो असाद के अगेंस्ट लड़ रहे थे उनका कंट्रोल था, और कुछ जगह पे असाद अपने एरिया को, जैसे उनका जो ट्रेडिशनल एरिया है अलावाइट्स है, क्योंकि असाद तो उनका जो एरिया है लताकिया प्रोविंस या डमस्कस जो कैपिटल है, उसमें असाद फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। लेकिन 2015 आते आते अमेरिका ने असाद के अगेंस्ट जो फोर्सेस थी उनको सपोर्ट करना बंद कर दिया, और ईरान और रशिया की सपोर्ट से असाद पावर में बने रहे, उस सिविल वॉर को जीतने में भी कामयाब हुए। लेकिन एक ग्रुप था जो मेजोरिटी इनको कमज़ोर करने में कामयाब हुआ, वो ग्रुप था अल नुसरा फ्रंट। तो अल नुसरा फ्रंट इदली प्रोविंस है जो कि टर्की के बॉर्डर पे लगती है, उस प्रोविंस में बेस्ड ये ग्रुप था। ये पहले अलकायदा से एसोसिएटेड था, बाद में इन्होंने अपनी दूरी अलकायदा से बना ली और ये टर्की के सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। क्योंकि टर्की के लिए प्रॉब्लम ये थी कि सीरिया उनका बिल्कुल बैकयार्ड है, और अगर सीरिया में कोई भी ईरानियन या रशियन इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो टर्की के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि ईरान उसको एज ए टेरिटरी यूज़ करना चाहता था सीरिया को अटैक करने के लिए इसराइल के ऊपर। तो टर्की को ये लग रहा था कि सीरिया फॉरेन पावर्स के हैंड में जा रहा है और हमारा कोई रोल बचेगा नहीं टर्की के सीरिया के अंदर। तो इसलिए टर्की ने इस ग्रुप को पूरा बैक किया जो इदलिब बेस्ड था, क्योंकि इदलिब प्रोविंस पूरा पूरा बॉर्डर पे लगता है टर्की बॉर्डर के ऊपर, और सीरिया में है ये प्रोविंस इदलिब प्रोविंस। और दूसरा जो ये ग्रुप है एसडीएफ सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, ये अब सीरिया के अंदर क्या है, 3-4 मेजर एथनिक ग्रुप्स है। एक तो है अरब जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं, दूसरे हैं शिया मुस्लिम्स जिनको बोलते हैं अलावाइट्स। तो अलावाइट्स अगर आप देखोगे मैप के ऊपर तो लताकिया प्रोविंस में मेजोरिटी बेस्ड हैं ये, कुछ डमस्कस और होम्स में भी है, लेकिन जो इनका मेजोरिटी है वो है लताकिया प्रोविंस में। तो दूसरा मेजर एथनिक ग्रुप है यहाँ पर ये अलावाइट्स का। तीसरा मेजर जो ग्रुप है वो है कर्ड्स का। अब कर्ड बेसिकली एक माइनॉरिटी है मिडिल ईस्ट में, जो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को समझते हैं उनको पता है कि कर्ड्स काफ़ी कंट्री में बेस्ड है। वो ईरान में भी है, इराक में भी है, टर्की में भी है और सीरिया में भी है, लेकिन ये किसी भी कंट्री के अंदर मेजोरिटी में नहीं है। तो ये हर कंट्री में माइनॉरिटी में, और हमेशा से ये लड़ते रहे हैं अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ऑटोनॉमी को लेकर और अपने राइट्स को लेकर। तो कर्ड बेसिकली नॉर्थ ईस्ट सीरिया में बेस्ड है। जो सीरिया का नॉर्थ का ईस्ट रीजन है, उस नॉर्थ ईस्ट सीरिया में इनकी मेजोरिटी है। और इन्होंने 2015 में जब आईसिस का राइज हुआ तो आईसिस ने अपना कैपिटल बनाया रक्का को, और रक्का नॉर्थ ईस्ट सीरिया का एक मेजर सिटी है। तो रक्का के अंदर जब आईसिस का कैपिटल बना और आईसिस इराक और सीरिया का पूरा एरिया कैप्चर करके जो मोसूल से लेकर रखा था कि इस एरिया में उन्होंने एक नया खैलीफेट बना दिया, तो अमेरिकन को लगा कि आईसिस का राइज उनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसलिए उन्होंने वहाँ लोकल कर्ड फोर्सेस को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। और उन कर्ड फोर्सेस के दम पे अमेरिका ने आईसिस को क्लियर साफ कर दिया पूरे सीरिया और इराक से। तो उसके बाद कर्ड्स काफ़ी पावरफुल प्लेयर हो गए नॉर्थ ईस्ट सीरिया में, और उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम रख लिया एसडीएफ सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस। और इनको लेकर सीरिया में जो एसडीएफ का राइज था, इसको लेकर टर्की वाले बहुत ज़्यादा चिंतित थे, क्योंकि टर्की की कभी भी बनी नहीं है कर्ड के साथ। तो एक ग्रुप है वहाँ पर कर्ड्स का जिसको बोलते हैं पीकेके। तो पीकेके जो ग्रुप है वो हमेशा से टर्की के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करता रहा है और टर्की को हमेशा ही परेशान करता रहा है। इंसर्जेंसी रही है टर्की के बॉर्डर्स के ऊपर, इस पीकेके ने लॉन्च कर रखी थी, और पीकेके ने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है 80s और 90s में टर्की की गवर्नमेंट के खिलाफ। तो ये पीकेके वाले ग्रुप ने ही, क्योंकि कर्ड्स के अक्रॉस द बॉर्डर रिलेशंस है, क्योंकि ये ट्राइबल ग्रुप है ये,
तो इनके अच्छे खासे रिश्ते हैं जो पीकेके ग्रुप के और एसडीएफ के। तो एसडीएफ के पावर में आने के बाद नॉर्थ ईस्ट सीरिया में टर्की और ज़्यादा चिंतित हो गया, क्योंकि एक तो असाद पहले ही पावर से हट नहीं रहा है और वो प्रोक्सी बन गया है किनका, ईरान का और रशिया का, जो कि एनिमीज है ट्रेडिशनली टर्की के। और दूसरा एसडीएफ जो फोर्सेस थी नॉर्थ ईस्ट सीरिया में वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई, और उनको उनके साथ मिलके पीकेके जो कि हमेशा ही टर्की के अगेंस्ट रहा है, एक कर्डिश का ग्रुप है जिसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर कर रखा है टर्की और यूएस जैसे कंट्रियों ने, तो उसका भी पावर अब यहाँ राइज हो रहा था। तो टर्की के लिए और ज़्यादा इन्फ्लुएंस, टर्की के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी अपने सीरियन बॉर्डर के ऊपर। तो टर्की को ये लगा कि अब हमारे को इदलिब में जो ये मोहम्मद अल शर्रा वाला ग्रुप है जिसको अल नुसरा फ्रंट बोलते हैं, उसको सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो भी ख़त्म हो गया तो हमारी सीरिया के अंदर पूरी तरह से प्रेजेंस ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन चीज़ें ऐसे बदली पिछले 2-4 सालों में कि जो ये अल नुसरा फ्रंट था जो इदलिब बेस था उसने मेजर सिटीज़ पे कब्जा कर लिया और लास्ट ईयर डमस्कस को भी जीत लिया। तो अल शर्रा ने जो ये मतलब ऑपरेशन किया, ये उस ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने के 2-3 मेन रीजन थे। एक तो रशिया जो उसका प्राइम बैकर था असाद का, वो यूक्रेन वॉर में फंस गया, तो उसको वेपन्स और आर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी जो ईरान जैसे कंट्री या फिर चाइना जैसे कंट्री प्रोवाइड कर रहे थे। तो उनके पास खुद के पास इतना स्टॉक पाइल नहीं था कि वो यूक्रेन में वॉर ढंग से लड़ पाए, तो उनको असाद को सपोर्ट करना और उसको प्रोप अप करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। दूसरा, ईरान को ये लगने लग गया कहीं ना कहीं कि असाद हमारा साथ नहीं दे रहा है जो हमारे को एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जो गाजा में वॉर स्टार्ट हुई 7 अक्टूबर के बाद, उसके बाद से ये हो गया था कि ईरानियंस को लगता था कि हिजबुल्ला और ये जो ग्रुप्स हैं, असाद वाला जो ग्रुप है सीरिया में, ये इजराइल के ऊपर स्ट्राइक्स करेगा, ये इजराइल के ऊपर अटैक करेगा हमास के सपोर्ट में। हिजबुल्ला ने तो किया, लेकिन हुतीज ने भी किया जो यमन में एक ईरान का और प्रोक्सी है, लेकिन सीरियन असाद फैमिली ने कोई सपोर्ट नहीं किया इस वॉर में, गाजा वॉर में, ईरानियन प्रोक्सी नेटवर्क्स को। जिसके बाद ईरान को ये लगने लग गया कि असाद को हमने खड़ा करने में इतना पैसा, इतनी मनी और इतनी मैन पावर इन्वेस्ट की, लेकिन असाद उस ड्रीम को फुलफिल नहीं कर पाया जो ईरानियंस का था कि असाद को भी यूज़ करें, सीरियन टेरिटरी को भी यूज़ करें टू अटैक अगेंस्ट इजरायली इंटरेस्ट इन द मिडल ईस्ट। तो वो कहीं फुलफिल नहीं हो पाए, इसलिए ईरानियंस भी डिसइल्यूजन्ड हो गए असाद रिजीम के साथ। तो उसी मौके पे टर्की ने जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशंस का फ़ायदा उठाकर अल शर्रा को इतना सपोर्ट किया कि अल शर्रा ने सबसे पहले जो मेजर नॉर्थ में सिटी अलेप्पो, जिसको फाइनेंशियल सेंटर भी बोलते हैं सीरिया का, उसको जीता। उसके बाद होम्स को जीता और उसके बाद अल्टीमेटली डमस्कस को जीत लिया, और असाद फैमिली को और उसके रिजीम को भागना पड़ा सीरिया छोड़कर मॉस्को में। तो उसके बाद से टर्की की इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई सीरिया में। जो टर्की 4 या 5 साल पहले एसडीएफ से डर रहा था या फिर असाद और ईरानियन और रशियन इन्फ्लुएंस से डर रहा था सीरिया में, उसने 4-5 सालों में पूरी कैलकुलेशन ही बदल के रख दी और यहाँ पर अपने सपोर्टेड ग्रुप को, अपने सपोर्टेड जो ग्रुप था इदलिब में, उसको इतना पावरफुल बना दिया कि उसने सीरिया की मेजर सिटीज़ को जीतकर कैपिटल पे कंट्रोल कर लिया। उसके बाद इजरायलियों को भी डर लगने लग गया, क्योंकि इजरायली और टर्की की कभी बनती नहीं है। तो इजरायलियों को ये लगा कि जो ये अल शर्रा वाला ग्रुप है ये टर्की बैक्ड है, तो ये कहीं ना कहीं ईरान तो जो नहीं कर पाया सीरिया के अंदर, वो ये ना करने में सक्सेसफुल हो। बेसिकली एक तो सीरिया को यूनाइटेड करने में, और दूसरा सीरिया को एक लॉन्च पैड बनाने में इसराइल के अगेंस्ट अटैक करने में। तो इजरायलियों ने साउथ जो सीरिया है, जो उनके बॉर्डर लगता है, जिसमें गोलान हाइट के ऊपर उन्होंने पहले ही कब्जा कर रखा है। गोलान हाइट एक मेजर टेरिटरी है सीरिया की, जो 1973 में वॉर के टाइम पे इजराइल ने अपने कैप्चर कर ली थी, और इजराइल के पास तब से वो है टेरिटरी गोलान हाइट्स। तो गोलान हाइट्स एक इंपॉर्टेंट टेरिटरी है सीरिया की जो इजराइल ने अपने कब्जे में कर रखी है। उसके अलावा भी साउथ सीरिया के जो माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप्स हैं, जैसे ड्रूज, एक ड्रूज कम्युनिटी होती है, उसको भी उन्होंने आर्म्स और एमुनेशन प्रोवाइड किया ताकि अल शर्रा साउथ सीरिया पे पूरा अपना कंट्रोल ना कर पाए। बेसिकली अल शर्रा को जो बैक कर रहे थे, इंटेलिजेंस जो प्रोवाइड कर रहे थे, ग्राउंड के ऊपर जो जनरल्स लगे हुए थे वो सारे टर्किश ही थे। टर्किश कर्नल और जनरल्स, ये सारे लोग मिलके ग्राउंड पे सारा ऑपरेशंस प्लान कर रहे थे और पूरे सीरिया को यूनाइट करना चाहते थे मोहम्मद अल शर्रा के रूल के अंडर, लेकिन साउथ में उनको सक्सेसफुल नहीं मिली। दूसरा, ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला एसडीएफ वाला ग्रुप था, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज, जिन्होंने आईएसआईएस को हराने में अमेरिका की मदद करी, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था नॉर्थ ईस्ट में। तो इनको लेकर पहले दिनों ने नेगोशिएशंस की टर्की वालों ने और शर्रा ने कि आप हमारे साथ मिल जाओ और अपनी आर्म फोर्सेस को सीरियन आर्म फोर्सेस में मिला दो, लेकिन इनकी ये कंडीशन थी कि हम अपना आर्म फोर्सेस अलग रखेंगे और हमारे को रीजनल ऑटोनॉमी मिलेगा और एक फेडरल कंट्री बनाना पड़ेगा जिसको डमस्कस से नहीं चलाया जाएगा बल्कि सारे प्रोविंसेस के पास
पावर्स होंगी अपनी प्रोविंस को गवर्न करने की, रूल करने की। लेकिन ये चीज़ें टर्की को एक्सेप्टेबल नहीं थी कि टर्की को पता है कि एसडीएफ के अंदर पीकेके वाला जो एलिमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग है। तो इसलिए टर्की ने और मोहम्मद अल शर्रा ने लॉबिंग करी अमेरिकन के साथ, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और ट्रंप को ये कन्विंस कर दिया कि एसडीएफ को अब आप बोलो कि वो अपने आर्म्स ले डाउन कर दे और सीरिया की जो आर्म फोर्सेज है उसमें अपने फाइटर्स को मिला दें। तो उस पिछले हफ्ते और इस हफ्ते 2-3 ऑपरेशंस किए उन्होंने रक्का में, या फिर थोड़ा बहुत जो एरिया अलेप्पो का जो थोड़ा बहुत एरिया एसडीएफ के कंट्रोल में था उस एरिया पे उन्होंने ऑपरेशंस किए और एसडीएफ की फोर्सेस को सरेंडर करने पे मजबूर करा दिया। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट सीरिया वाला जो पूरा रीजन है जो एसडीएफ के कंट्रोल में था, और जो इजराइल चाहता था कि एसडीएफ के कंट्रोल में रहे क्योंकि उनकी टर्की के साथ नहीं बनती है और टर्की की इन्फ्लुएंस लिमिटेड रहती, लेकिन वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाई और एसडीएफ ने सरेंडर कर दिया क्योंकि अमेरिकन के दम पे ही तो वो एक ग्रुप पावरफुल हुआ था पूरे नॉर्थ ईस्ट सीरिया में, क्योंकि अमेरिका को उस टाइम पे उनकी ज़रूरत थी। अमेरिका को उनको आईसिस को काउंटर करने के लिए उस ग्रुप की ज़रूरत थी क्योंकि वो असाद के साथ उनकी वैसे ही नहीं बनती थी। तो एसडीएफ को कंट्रोल करने, एसडीएफ को मतलब मैनेज करने में और एसडीएफ को आर्म्स करने में अमेरिकन का बहुत मेजर रोल था। लेकिन अमेरिकन ने अब वो उनका यूज़ ख़त्म हो गया है क्योंकि आईसिस ख़त्म हो चुका था। तो अमेरिका को लगा कि टर्की ज़्यादा ज़रूरी है और सीरिया में मोहम्मद अल शर्रा ने बहुत ब्रिलियंटली इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया और अमेरिकन की सपोर्ट के दम पे ये पूरा ऑपरेशन सक्सेसफुल बना दिया और एसडीएफ को मजबूर कर दिया अमेरिकन को कह लो आगे कि आप अपने आर्म्स ले डाउन कर दो और आप अपनी आर्म फोर्सेस को सीरियन आर्म फोर्सेस में मिला लो। और वो पूरी टेरिटरी जो नॉर्थ ईस्ट वाली जो एसडीएफ रूल कर रही थी, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो कि कर्डिश ग्रुप था वो रूल कर रहा था, वो पूरा अब सीरिया के दमिश्क के रूल के अंडर आ गया है। तो मतलब मेजोरिटी ऑफ द सीरिया को अब यूनाइट कर दिया है टर्की ने अल शर्रा का यूज़ करके। तो मोहम्मद अल शर्रा काफ़ी पावरफुल हो गए हैं पूरे सीरिया के अंदर। सिर्फ अब साउथ का थोड़ा एरिया बचा है जहाँ पर अल शर्रा की इन्फ्लुएंस नहीं है, वरना पूरे सीरिया को यूनाइट करने में टर्की सक्सेसफुल रहा है। तो टर्की ने पूरा गेम ही बदल दिया पहले से। पहले जो टर्की वीक लग रहा था और जो ईरान और रशियन इन्फ्लुएंस बढ़ती दिख रही थी पूरे सीरिया में, अब मेन जो पावर सेंटर है पूरी सीरिया को जो चलाता है वो टर्की है। तो टर्की इतना पावरफुल पिछले दिनों में हो गया है इसकी वजह से। दूसरा, टर्की ने और भी बहुत मेजर चेंजेस किए हैं। जैसे अभी ईरान में जो प्रोटेस्ट चले हुए हैं उसमें जो कई ग्रुप्स हैं आर्म्ड ग्रुप्स को जिनको इन्फिल्ट्रेट कराया था इजरायली मोसाद ने और अमेरिकन ने आर्म्स देके कि आप जाके उनकी ईरानियन फोर्सेस पर अटैक करो, उनकी इंटेलिजेंस पहले ही टर्की ने शेयर कर दी ईरान के साथ, जो ईरान सक्सेसफुल रहा उन आर्म्ड ग्रुप्स को काउंटर करने में और उनको बॉर्डर पे घुसते ही मरवा दिया ताकि वो कंट्री के अंदर घुस के सिविल अनरेस्ट पैदा ना कर पाए। तो टर्की ने जो ईरान में अपराइजिंग हो रही थी अयतोल्ला खमेनी के रिजीम के अगेंस्ट, उसको भी क्वेल करने में काफ़ी मदद की ईरानियंस की। तो वहाँ पर भी उनकी इन्फ्लुएंस बढ़ गई टर्की की। उसके अलावा इजिप्ट के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे क्योंकि मोहम्मद अल सीसी को उठाने वाले लोग यूएई वाले लोग थे, मोहम्मद अल जायद वाला जो ग्रुप था। और मैंने आपको पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि इजिप्ट के अंदर मुस्लिम ब्रदरहुड जो पावर में थी उसको हटाकर जनरल सीसी को पावर में लाने में इन सऊदीज और यूएई का बड़ा ही मेजर रोल था। तो यूएई का स्पेशली, क्योंकि यूएई मुस्लिम ब्रदरहुड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और मुस्लिम ब्रदरहुड पावर में थी जनरल सीसी के कू से पहले। तो जनरल सीसी के कू करने में इन्होंने मदद की और मुस्लिम ब्रदरहुड की पार्टी ही टर्की को रूल करती है। जो एर्डोगन प्रेसिडेंट अभी टर्की की, उनकी जो पार्टी है वो मुस्लिम ब्रदरहुड एफिलिएटेड पार्टी ही है। तो उनके इजिप्ट के साथ रिश्ते अच्छे नहीं रहे जनरल सीसी के साथ, लेकिन पिछले दिनों में जनरल सीसी के साथ रिश्ते भी इजिप्ट के टर्की के काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गए हैं क्योंकि जनरल सीसी को लग रहा है कि यूएई जो सूडान में और लीबिया में कर रहा है वो उनके इंटरेस्ट के फेवर में नहीं है, क्योंकि सूडान में वो हेमती वाले ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है और सिविल वॉर चली हुई है सूडान में, ये इजिप्ट के लिए सही नहीं है। इसलिए इजिप्ट को अब रिलेशन इंप्रूव होने लग गए हैं टर्की के साथ। तो यहाँ पर भी इजिप्ट के साथ भी उन्होंने अपने अच्छे रिश्ते कर रखे हैं, सोमालिया भी उनके अच्छे रिश्ते हैं और इजराइल को वो काउंटर करने में काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे हैं टर्किश जो गवर्नमेंट है वो। तो टर्किश का इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ गया है मिडिल ईस्ट में और उन्होंने रिप्लेस कर दिया ईरान को एज ए मेजर एनिमी ऑफ इजराइल। अब जो पहले ईरान रोल प्ले करता था मिडिल ईस्ट में, अब वो टर्की प्ले करने लग गया और टर्की इतना पावरफुल हो गया। इसलिए मैंने जो ये एसडीएफ वाला ऑपरेशन है आज उस वीडियो में उसके बारे में बात की कि मोहम्मद अल शर्रा ने क्यों एसडीएफ के ऊपर अटैक किया और क्यों अमेरिकन ने एसडीएफ का साथ नहीं दिया, जबकि एसडीएफ का मेजर रोल था रक्का और नॉर्थ ईस्ट सीरिया को आईसिस के इन्फ्लुएंस से फ्री कराने में।
क्योंकि टर्की की जो लॉबिंग एफर्ट थे वो सक्सेसफुल रहे वॉशिंगटन डीसी में, और उन्होंने कन्विंस कर दिया ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को कि मोहम्मद अल शर्रा ज़्यादा बेटर है एसडीएफ से सीरिया को रूल करने के लिए, और दूसरा वो जो भी अमेरिकन इंटरेस्ट है उनको हार्म नहीं करेगा और अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा मिडिल ईस्ट में। तो सीरिया को मतलब एक लॉन्च पैड बना के टर्की ने अपनी पावर को पूरे मिडिल ईस्ट में प्रोजेक्ट करने में सक्सेसफुल रहा, और टर्की अब एक मेजर प्लेयर बन गया पूरे मिडिल ईस्ट में, और उसने ईरान को रिप्लेस कर दिया है। अब ईरान की जगह टर्की है जो इजराइल और ये जो यूएई का अलायंस हो रखा है इसको काउंटर करने के लिए। और इसी सिलसिले में अभी यूएई के प्रेसिडेंट इंडिया में आए थे, जो उनकी छोटी सी विजिट थी एक दिन की, 2-3 घंटे इंडिया में रुके थे। वो इसलिए इंडिया में आए हुए थे कि इंडिया में आके कोई एक मैसेजिंग देना चाहते हैं, क्योंकि अभी बात ये चली हुई है कि सऊदी और पाकिस्तान ने एक डिफेंस एग्रीमेंट किया था थोड़े महीनों पहले, जिसके अंडर ये था कि नाटो स्टाइल वो एक डिफेंस एग्रीमेंट था कि एक कंट्री पे अटैक दोनों कंट्रियों पे माना जाएगा, जिससे पाकिस्तान की इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ गई मिडिल ईस्ट में, क्योंकि पाकिस्तान के पास इकलौता ऐसा कंट्री है मुस्लिम कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। और सऊदी जैसी मेजर पेट्रो डॉलर इकोनॉमी के साथ एग्रीमेंट करना पाकिस्तानियों की इन्फ्लुएंस को बढ़ाने वाला था पूरे मिडिल ईस्ट में। तो पाकिस्तान जब से इन्फ्लुएंस उसकी बढ़ी है सऊदी साथ, अब ये बात ही चली हुई है कि एक इस्लामिक नेटो बनाने की ज़रूरत है, और उसमें टर्की भी ज्वाइन कर सकता है आने वाले दिनों में सऊदी और पाकिस्तान का जो ये डिफेंस एग्रीमेंट हो रखा है उसको। तो ये बायलैटरल से ट्राइलैटरल हो जाएगा ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है। तो टर्की की इन्फ्लुएंस यहाँ भी बढ़ रही है, तो इसलिए यूएई को ये लग रहा है कि उसकी इन्फ्लुएंस घटाने के लिए सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, टर्की हो गया, पाकिस्तान हो गया, सऊदी हो गया, इकट्ठे हो रहे हैं, इजिप्ट हो गया। और इन्होंने जैसे यमन के अंदर अभी जो है क्या नाम है, जो एसटीसी थी, सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, जो कि यूएई बैक्ड थी, उसको सरेंडर करने पे मजबूर करा दिए यमन में। और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज जो गवर्नमेंट है जो कि सऊदी बैक्ड है वो अब ज़्यादा पावरफुल हो गई है साउथ यमन में। और साउथ यमन में जो भी इंटरेस्ट थे यूएई की वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गए, उनके जो प्रोक्सी नेटवर्क्स थे। सेम सोमाली लैंड को जैसे अलग रिकॉग्नाइज किया है, तो सोमालिया में भी जितनी इन्वेस्टमेंट थी, क्योंकि सोमाली लैंड सोमालिया से ही निकल के अलग हुआ, और उसको रिकॉग्नाइज सिर्फ इसराइल नहीं किया, क्योंकि इसराइल और यूएई की काफ़ी बनती है मिडिल ईस्ट में। तो ये लोगों को ये लगा कि यूएई कर रहा है ये सारा सारा गेम। तो यूएई की जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी सोमालिया में पोर्ट्स में, या जो भी मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए उन्होंने जो पैसा लगा रखा था, वो सारे फ्रीज कर दिए सोमालियन गवर्नमेंट ने, और वो पैसा अब उनको बोल दिया कि आप हमारी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। तो सोमालिया से भी उनकी इन्फ्लुएंस को कम किया जा रहा है। सूडान में भी जो आरएसएफ को बैक कर रहे हैं यूएई वाले, उनके अगेंस्ट भी अब उनका जो आर्म्स शिपमेंट थी, जो आर्म्स प्रोवाइड करा रहे थे, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं सऊदी, इजिप्ट और टर्की मिलके। तो टर्की और ये वाला जो ग्रुप है अब ये पूरी तरह से यूएई और इसराइल को काउंटर करने में लगा हुआ है मिडिल ईस्ट में। इसलिए यूएई के प्रेसिडेंट इंडिया में आगे एक सिग्नलिंग देना चाह रहे थे इन कंट्रीज को कि हमारे पास भी अलाइज हैं जो आपको काउंटर करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो यूएई इंडिया की जो अब यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद की जो विजिट थी इंडिया में, वो इसलिए थी क्योंकि इंडिया और टर्की की राइवलरी बहुत पुरानी है। अगर आप 20वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में जाओ तो उस टाइम पे जब खलीफा होता था पूरे टर्की में, ओटमन एम्पायर जिसको बोलते थे, ओटमन एम्पायर कोलैप्स होने के बाद से ही टर्की हमेशा ही अमेरिकन के फेवर में रहा है, और इंडिया और अमेरिकन की बनी नहीं कोल्ड वॉर के टाइम पे, क्योंकि इंडिया सोवियत्स के काफ़ी करीब था। लेकिन कोल्ड वॉर एंड होने के बाद इंडिया और टर्की के रिलेशन नॉर्मल हुए। लेकिन पिछले सालों में फिर से जो टर्की का स्टैंड है कश्मीर को लेकर, अभी जो रिसेंट में इंडिया और पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट हुई थी जिसको ऑपरेशन सिंदूर बोलते हैं, उस टाइम पे भी टर्की ने बहुत सारे ड्रोन्स प्रोवाइड किए थे पाकिस्तानियों को। तो पाकिस्तान के साथ खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करना उसको ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, या फिर कश्मीर को लेकर यूएन में बोलना एर्डोगन के द्वारा, तो इंडिया के और टर्की के रिलेशन अच्छे नहीं है। इसलिए इंडिया, इजराइल, यूएई, इवन ग्रीस और साइप्रस जो कि ट्रेडिशनल एनिमीज हैं मेडिटेरेनियन में टर्की के, उनको सपोर्ट कर रहा है और उनके साथ अच्छे रिलेशन बना रहा है, क्योंकि इंडिया और टर्की के रिलेशन अच्छे नहीं है पिछले कुछ सालों से। एर्डोगन आने से तो बिल्कुल ही खराब हो रखे हैं। तो इसलिए इंडिया और टर्की के जो रिलेशन खराब हैं, इसलिए मोहम्मद बिन जायद इंडिया में आए थे सिग्नलिंग देने के लिए टर्की को कि आप जो ये एक्शंस ले रहे हो हमारे अगेंस्ट मिडिल ईस्ट में सऊदी और पाकिस्तानियों के साथ मिलकर, वो ज़्यादा दिन सक्सेसफुल होएंगे नहीं। हमारे पास भी बैकर्स हैं और हमारे पास भी अलाइज हैं जिनको लेकर हम काउंटर कर सकते हैं। तो ये एक नया अलाइंस बन रहा है इंडिया, यूएई और इजराइल के बीच में, जिसको I2U2 भी बोलते हैं। अब I2U2 का मतलब है इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूएई। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अभी प्रेडिक्टेबल नहीं रहा है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जब से ट्रम्प साहब आए हैं तब से इंडिया की और यूएस के रिलेशन अच्छे नहीं है, और ट्रम्प अनप्रेडिक्टेबल आदमी है। तो उस अलाइंस में ये जो यूएस वाला फैक्टर था ये थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा है, और वो टर्की और इजराइल दोनों को एक साथ बैक कर रहा है। मतलब वो एक तरह से इसको बोलते हैं बैलेंसिंग। वो बैलेंसिंग कर रहा है मिडिल ईस्ट में कि हम इजराइल को भी प्री एमिनेंट पावर नहीं बनने दे सकते, क्योंकि फिर वो हमारी बात नहीं मानेगा। नेतन्याहू ने दिखाया भी है ये कि उन्होंने कतार पे जैसे हमला कर दिया था, जबकि कतार में अमेरिकन बेस है।
तो हमास के वहाँ ऑपरेटिव्स को मारने के लिए। तो इसराइल मतलब फ्री होके खेल रहा है मिडल ईस्ट में और सबसे बड़ा डिस्टेबलाइजर बन रहा है अमेरिकन्स के अकॉर्डिंग। तो अमेरिका अब उनको बैलेंस करना चाहता है ये टर्की वाले ग्रुप के साथ, तो उन दोनों को बैलेंस करके दोनों को बराबर खेल रहा है अमेरिका। तो इसलिए अमेरिका इस ग्रुप का मेंबर अब हमें नहीं लगता कि ज़्यादा रहा है, लेकिन इंडिया, यूएई और इसराइल के इंटरेस्ट अलाइन करते हैं, और इसको हम एक तरह से वेस्ट एशियन नेटो भी बोल सकते हैं, जो कि इस्लामिक नेटो जो बनाने की कोशिश हो रही है टर्की, सऊदी और पाकिस्तान के द्वारा, वैसे ही यूएई, इंडिया और इसराइल एक एशियन नेटो बनाना चाहते हैं, और इन तीनों के इंटरेस्ट अलाइन भी करते हैं मिडिल ईस्ट में। इसी सिलसिले में मोहम्मद बिन जायद इंडिया में आए थे विजिट के लिए। तो ये जो पिछले एक वीक में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक तो सीरिया कंप्लीट अब मोहम्मद अल शर्रा के कंट्रोल में आ गया, थोड़ा सदर्न सीरिया के पार्ट को छोड़कर, जब से एसडीएफ ने सरेंडर किया है नॉर्थ ईस्ट सीरिया में। और दूसरा, मोहम्मद बिन जायद के ऊपर जो प्रेशर बन रहा है सोमालिया में, यमन में, सूडान में और इवन सीरिया में भी, तो इस प्रेशर के अंडर ही वो इंडिया में आए थे सिग्नलिंग देने के लिए कि ये एक नया अलायंस फॉर्म हो रहा है इंडियन ओशियन में, जिसमें इसराइल, इंडिया और यूएई मेजर पार्टनर्स होंगे आने वाले दिनों में टू काउंटर इस्लामिक नेटो, जिसमें टर्की लीडर बन के निकल रहा है और उसके साथ सऊदीज और पाकिस्तानी मिलके काम कर रहे हैं। तो इसी वीडियो का, आज की वीडियो का यही पर्पस था, आपको समझाने के लिए। थैंक यू।